आज की जो हमारी क्लास है, हमने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कर लिया था। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स में हमारा एक कॉन्सेप्ट था जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैंने करवाया था, वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और वो हमने कर लिया था। अपार्ट फ्रॉम इट वी विल कवर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का ट्रीटमेंट मैं बता चुका हूँ आपको। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स पर प्रोविज़न, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर ये ट्रायल बैलेंस आपको गिवन होता है। ट्रायल बैलेंस में आपको दो चीज़ें गिवन होंगी, बल्कि तीन। मैं फुल फ्लेज इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ। डेटर्स आपको गिवन है 1,00,000 रुपए के। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स ये भी आपको गिवन है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000 रुपये। और आपको यहाँ गिवन है बेड डेट्स आपको गिवन है सपोज 5,000 रुपये। देन आपको नीचे गिवन है फर्दर बेड डेट्स कितना गिवन है आपको? 2,400 रुपये। मान लो फर्दर बेड डेट्स 2,400 रुपये है। और यहाँ था मेक अ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, मेक अ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स ₹3,000, ठीक है। ये सिचुएशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। ये सिचुएशन हमने कर ली थी। जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ देखिए, यहाँ न्यू बेड डेट्स, एडजस्टमेंट में जो बेड डेट्स होता है वो नया होता है, और जो प्रोविज़न होता है वो भी नया होता है। तो नया बेड डेट्स और नया प्रोविज़न आपको अमाउंट में दे रखा है। किस में दे रखा है? आपको अमाउंट में दे रखा है। देखिए, ये अमाउंट में दे रखा है या नहीं? नया बेड डेट्स और नया प्रोविज़न आपको एग्जैक्ट फिगर में दे रखा है। क्लियर है? तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर ये आपको एग्जैक्ट फिगर में दे रखा है। जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ वो क्या है, और वो आप याद रखिएगा। वो पॉइंट ही, अब जब अमाउंट दे रखा है तो फिर आपको कंप्यूट करने की ज़रूरत होती नहीं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ़ न्यू बेड डेट्स, ये जो पॉइंट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन में ये मिलता है जो मैं बताने जा रहा हूँ। इफ़ न्यू बेड डेट्स इज गिवन and new provision for doubtful dates, new provision for doubtful dates is given in terms of percentage. अगर नया प्रोविज़न परसेंटेज में गिवन हो, ठीक है। अगर नया प्रोविज़न परसेंटेज में गिवन हो तो हम क्या करेंगे? इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मैं इसका सॉल्यूशन भी बताता हूँ। मैंने लिखा नया बेड डेट्स गिवन है और नया प्रोविज़न आपको परसेंटेज में गिवन है। एक काम करते हैं, मैं ये पूरा यही एग्जाम्पल लेता हूँ और ये पार्ट मैं नहीं ले रहा। ये वाला पार्ट मैं इसकी जगह दूसरा पार्ट यहाँ लिखता हूँ। मैं फर्दर बेड डेट्स कर देता हूँ अपने फर्दर बेड डेट्स। चलिए, चाहें तो फर्दर बेड डेट्स यही ले लें, 2,400 रुपये, ठीक है। राउंड ऑफ फिगर लीजिए। एक काम करते हैं, इसे 2,000 कर देता हूँ मैंने चेंज कर दिया। लीजिए, 2,000 रुपये मेरा क्या है? फर्दर बेड डेट्स हैं।
और नीचे आपको गिवन है मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स @10%। आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है 10% से। अब एक चीज़ जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऊपर वाली सिचुएशन में समझा चुका हूँ जहाँ नया बेड डेट्स अमाउंट में गिवन है और नया प्रोविज़न अमाउंट में गिवन है, लेकिन ये जो सिचुएशन है वो क्या है, इफ़ न्यू बेड डेट्स इज़ गिवन, ये देखिए ये नया बेड डेट्स, बताइए नया बेड डेट्स गिवन है, फर्दर बेड डेट्स को नया बेड डेट्स भी बोलते हैं, और नया प्रोविज़न परसेंटेज में गिवन है। अब क्या करें, ट्रीटमेंट बिल्कुल वही है, सिर्फ जब आप नया प्रोविज़न का अमाउंट निकालोगे तो वो कैसे निकालोगे, ये सबसे मेन पॉइंट है और इस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि नया प्रोविज़न आपको परसेंटेज में गिवन हो और नया बेड डेट्स अमाउंट की शक्ल में हो। तो यहाँ पर देखिए मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, ध्यान से सुने और ये देखेंगे, कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा। मैं सबसे पहले आपका ट्रीटमेंट लिख देता हूँ, P&L अकाउंट। ट्रीटमेंट वही है जो आपने सीखा है, ट्रीटमेंट में कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। आपको पता है ओल्ड बेड डेट्स हम यहाँ लिखते हैं, टू ओल्ड बेड डेट्स। कितना अमाउंट है ओल्ड बेड डेट्स का, ये रहा 5,000 रुपये। 5,000 रुपये मैंने यहाँ लिखे। हम क्या करते हैं, इसमें नया प्रोविज़न और नया बेड डेट्स दोनों ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ न्यू बेड डेट्स। क्या ऐड करता हूँ मैं यहाँ पर, न्यू बेड डेट्स ऐड करता हूँ और यहाँ पर न्यू प्रोविज़न ऐड करता हूँ, न्यू बेड डेट्स और न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। क्लियर है, नया बेड डेट्स और नया प्रोविज़न। और दूसरा, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, या आप बैलेंस शीट बनाओगे, यह आ गई आपकी बैलेंस शीट। यहाँ पर आप लेंगे डेटर्स और डेटर्स में से आप माइनस करेंगे क्या, नया बेड डेट्स, ये नया बेड डेट्स माइनस होगा और नया प्रोविज़न भी माइनस होगा। तो देखिए मैंने ट्रीटमेंट में कुछ भी चेंज नहीं लाया, ट्रीटमेंट मेरा वही है जो आपने समझा है। बस इस सिचुएशन में नए प्रोविज़न का जो अमाउंट निकलेगा वो कैसे निकलेगा ये मैटर करता है। तो आप देखिए बेड डेटर्स कितना आपका 1,00,000 रुपये का, मैंने यहाँ 1,00,000 रुपये लिख दिए। और नया बेड डेट्स मुझे कितना दे रखा है, 2,000 रुपये का, मैंने यहाँ 2,000 रुपये लिख दीजिए। आप इसे भूल जाएं, ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ ये मेरा ट्रायल बैलेंस है और ये मेरी एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो अब आप देखिए ओल्ड बेड डेट्स कितना, 5,000 रुपये, मैंने ये लिख दिया 5,000। इसमें नया बेड डेट्स ऐड कर दो, तो ये 2,000 रुपये ऐड कर दिए। अब मुझे नया प्रोविज़न निकालना है, तो मैं यहाँ निकालता हूँ न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। यहाँ लिखूँगा मैं न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स पर नया प्रोविज़न कैसे निकलेगा। मैंने आपको बता रखा है परसेंटेज हमेशा किस पर कंप्यूट होती है, डेटर्स पे। परसेंटेज हमेशा किस पर कंप्यूट होगी, डेटर्स पे कंप्यूट होगी, ठीक है। डेटर्स कितने हैं, 1,00,000 के। अगर आप 1,00,000 का 10% लेंगे, ज़रूर हम परसेंटेज डेटर्स पे ही कंप्यूट करेंगे, लेकिन इस सिचुएशन में आप ज़रा सुन लीजिए, आपको नया प्रोविज़न किस पर निकालना होगा। सुने, मैं यहाँ ये फॉर्मूला लिख देता हूँ, न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो आप निकालेंगे। नॉर्मली क्या होता है, डेटर्स होते हैं, डेटर्स को आप परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, न्यू प्रोविज़न आ जाएगा। लेकिन डेटर्स में से आप नया बेड डेट्स भी माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, नया बेड डेट्स भी माइनस करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आएगी परसेंटेज, ठीक है। क्या आएगी, परसेंटेज, ये 10%। क्यों आएगी, सुने, ये बताइए, ये जो प्रोविज़न जो हम बनाते हैं, मैं ये रीज़न बता रहा हूँ मैंने नए बेड डेट्स को डेटर्स में से माइनस क्यों करा। सुने, ये जो प्रोविज़न है ये हम बनाते हैं कौन से देनदारों पे, डाउटफुल देनदार, जिन पर हमें शक है। आपको पता है ये हमारे डेटर्स होते हैं, ये रहे डेटर्स। डेटर्स मैंने आपको समझाया था, एक तो होते हैं गुड डेटर्स, ठीक है,
एक होते हैं बेड डेट्स जो डूब गया पैसा, और एक होते हैं डाउटफुल डेट्स। क्या होते हैं? डाउटफुल डेट्स। ये जो शक वाले देनदार होते हैं इन पर बनता है प्रोविज़न। प्रोविज़न ना तो इन पर बनता है ना इन पर बनता है, शक वाले देनदारों पे बनता है। तो हमारे देनदार हैं कितने? और ये डाउटफुल डेट्स भी डेटर्स का पार्ट है। 1,00,000 रुपए के हमारे देनदार हैं। ठीक है, अब ये बताओ, अगर मैं एडजस्टमेंट में देखूं 2,000 रुपए के मेरे देनदार ऐसे थे जो पैसा मेरा डूब चुका है, अब मुझे नहीं मिलेगा, मेरा कंप्लीट लॉस है। मैं आपसे एक बात सीधी सी पूछना चाहता हूं कि हम किसी को डिस्काउंट जो देते हैं वो कब देते हैं? जब हमें उससे पैसा मिलने की उम्मीद होती है। अगर किसी इंसान से हमें पैसा मिलने की उम्मीद ही नहीं है तो क्या हम उसे डिस्काउंट देंगे? आंसर इज़ नो। डिस्काउंट उसे दिया जाता है जो हमें पैसा दे सकता है। तो वजह यह है डेटर्स में से नए बेड डेट्स को माइनस करने की कि मेरे देनदार 1,00,000 रुपए के हैं। कितने के हैं मेरे देनदार? 1,00,000 रुपए के मेरे देनदार हैं, लेकिन इन 1,00,000 में 2,000 का नुकसान ऐसा हुआ कि ये मेरा डूब चुका है, ये पैसा ये अब मुझे नहीं मिलेगा। तो ये बताइए, मैं नुकसान पे कोई बनाऊंगा प्रोविज़न? इस पे बेड डेट्स पे कोई बनेगा प्रोविज़न? आप क्या करेंगे? जब डेटर्स में से 2,000 के जो डेटर्स जो बुरे देनदार थे वो माइनस कर देंगे। अब आपके 98,000 के डेटर्स आ गए। ठीक है, इस पर आप क्या करेंगे? 10% निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 98,000 इंटू 10/100 कैंसिल, और ये 9800 आ गया। अब सुने मेरी बात, ऐसा आपको कब करना है? यानी कि डेटर्स में से नया बेड डेट्स कब माइनस करना है? सिचुएशन ये रही, यही सिचुएशन होनी चाहिए, दोनों का फुलफिल होना ज़रूरी है। अगर नया बेड डेट्स आपको गिवन है, ये रहा देखिए नया बेड डेट्स, और नया प्रोविज़न परसेंटेज में हो। नया प्रोविज़न किस में हो? परसेंटेज में। नया बेड डेट्स भी गिवन हो और नया प्रोविज़न परसेंटेज में हो, तो जब हम नया प्रोविज़न का अमाउंट निकालेंगे तो डेटर्स में से पहले न्यू बेड डेट्स माइनस करेंगे, फिर जो फिगर आएगी उसका 10% लेंगे। अब मान लो सपोज़ अगर यहाँ नया बेड डेट्स भी गिवन है और नया प्रोविज़न अमाउंट में होता, तो ये रही ऊपर वाली सिचुएशन। फिर तो सीधा सा आप दिखाते, फिर आपको ये कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं, फिर 3,000 रुपये नए बेड डेट्स के नए प्रोविज़न के यहाँ आ जाते और यहाँ माइनस हो जाते। ये सिचुएशन तब है जब नया बेड डेट्स गिवन हो और नया प्रोविज़न परसेंटेज में हो। क्लियर हो गई बात? अगर मान लो नया प्रोविज़न भी रुपीज़ में है तो ये रही ऊपर वाली सिचुएशन, इजीली माइनस हो जाएगा। और हाँ, मान लो आपको नया बेड डेट्स नहीं गिवन, सिर्फ नया प्रोविज़न गिवन है, फिर तो डायरेक्ट डेटर्स में निकल जाएगा। अगर नया बेड डेट्स नहीं गिवन तो फिर ये फिगर ज़ीरो हो जाएगी। 1,00,000 में से ज़ीरो जाएगा, कितना आएगा? 1,00,000 आएगा। तो ये सिचुएशन तभी हो पाएगी जब नया बेड डेट्स भी गिवन हो और नया प्रोविज़न परसेंटेज में हो। नया बेड डेट्स भी गिवन हो और नया प्रोविज़न परसेंटेज में हो, तभी ये सिचुएशन आपकी अप्लाई होगी। क्लियर हो गई बात ये आप सभी के? तो बेटा नया बेड डेट्स गिवन हो और नया प्रोविज़न अगर परसेंटेज में है, तब जाकर आप क्या करेंगे? डेटर्स में से नया बेड डेट्स माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उस पर आप ये निकालेंगे। अब ये आपका आ गया 9800, यहाँ लिखिए, तीनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ गया? 16,800 रुपये, और यहाँ पर 9,800 रुपये ये माइनस करिए आप, तो ये हो गया 9 2 11 88,200 आ गया। और ये जो पुराना प्रोविज़न था ये तो आप क्रेडिट में ही लिखते हैं, बाय ओल्ड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या लिखते हैं आप? ये बाय ओल्ड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, बाय ओल्ड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। ये आपका आ गया, कितना अमाउंट है? 3,000। तो बेटा ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सिचुएशन है ये वाली, और ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको यही मिलेगा। और ये दो कंडीशन फुलफ़िल होनी है, जब नया बेड डेट्स भी गिवन हो और नया प्रोविज़न परसेंटेज में हो। अगर नया बेड डेट्स भी गिवन है और नया प्रोविज़न परसेंटेज में है, ठीक है, तो आप डेटर्स में से नया बेड डेट्स माइनस कर दें, फिर जो आंसर आए उसका 10% ले लें। क्लियर हो गई बात ये आपके? ये था आपका प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का कॉन्सेप्ट, इसे अपने रजिस्टर में कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, और वो कॉन्सेप्ट हमारा क्या था? एबनॉर्मल लॉस। देखिए ये जो एबनॉर्मल लॉस वाला है, ये आई थिंक हमारा
11th या 12th एडजस्टमेंट है, ठीक है। इसके बाद नहीं, ये 11th है। इसके बाद दो बची हुई हैं, एक है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स और एक है आपका मैनेजर्स कमीशन। तो पहले हम एबनॉर्मल लॉस वाली सिचुएशन देखते हैं। एबनॉर्मल लॉस मैंने बताया था, ऐसा लॉस होता है, एबनॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो एबनॉर्मल कंडीशंस की वजह से होता है, जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से जो नुकसान होता है वो एबनॉर्मल लॉस कहलाता है, ठीक है। अर्थक्वेक आया, नुकसान हो गया। लैंडस्लाइड्स आया, नुकसान हो गया। चोर ने आकर चोरी कर ली, नुकसान हो गया। आग लग गई, नुकसान हो गया। अब चोर ये कोई कहेगा मैं आऊँगा, चाय बना के रखना, मैं चाय पीऊँगा और चोरी करके चला जाऊँगा? नो, चोर आएगा, चोरी करके चला जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। आग लग गई, आग कहेगी मैं 4 बजे आऊँगी, तुम दुकान बंद करके चले जाना और मैं सामान को लग जाऊँगी। ऐसा नहीं होगा। आग कभी भी लग सकती है, किसी को पता नहीं होता। तो बेटा ये जो नुकसान है, लॉस बाय फायर, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, ये सारे नुकसान हमारे एबनॉर्मल लॉस कहलाते हैं। एक बिजनेसमैन के साथ ये सारे नुकसान होने के चांसेस होते हैं। अब अगर उसके सामान के साथ ऐसा होता है तो कई बार वो क्या करता है, अपने सामान का इंश्योरेंस भी करवा लेता है और कई बार वो अपने सामान का इंश्योरेंस नहीं करवाता, ठीक है। तो वही सिचुएशंस हमें देखनी है। तो मैं यहाँ पर आपके लिखता हूँ सबसे पहली सिचुएशन 1, ठीक है। सिचुएशन 1 क्या है? बहुत सिंपल है। इफ़ मैं ये लेकर चलूँगा कि सामान में जो आग लगी है वो लॉस बाय फायर है, आग लगने से नुकसान हुआ है। इफ़ गुड्स लॉस्ट बाय फायर, इफ गुड्स लॉस्ट बाय फायर, रुपीज़ कितने के थे? 1 लाख, 5,000 के गुड्स थे, ठीक है। गुड्स जो है लॉस्ट बाय फायर 5,000 के गुड्स थे। एंड गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड, और गुड्स का इंश्योरेंस नहीं हुआ था। एंड गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड, और गुड्स का इंश्योरेंस नहीं हुआ था, ठीक है। गुड्स का इंश्योरेंस नहीं हुआ था। गुड्स जो है आग लगने से बर्बाद हो गए। चलिए, आपको क्या गिवन होगा? ट्रायल बैलेंस आपको गिवन होगा। ये रहा ट्रायल बैलेंस। इसमें है ना, आपको परचेज ज़रूर गिवन होंगी, क्योंकि सामान में आग तो तब लगेगा जब आपने सामान ख़रीदा होगा, ख़रीद कर ला कर रखा होगा। जब तक आप सामान ख़रीदेंगे नहीं, अपने पास लाएंगे नहीं, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि ये आग लग गई? आपने दुकान में या गोडाउन में या शोरूम में सामान ला कर रखा 60,000 रुपये का, वो आपकी परचेज है। उसमें से 5,000 के सामान में आग लग गई और जिस सामान में आग लगी है उसका इंश्योरेंस नहीं हुआ था, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट देखेंगे सभी। बेटा ट्रीटमेंट देखिएगा, ट्रीटमेंट क्या कहता है। अच्छा ये बताइए, परचेजेस कहाँ दिखाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। तो मैं बनाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाऊंगा मैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आप देखें, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में आप यहाँ लिखिएगा 2 परचेजेस। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? 2 परचेजेस लिखेंगे। कितना अमाउंट है परचेजेस का? 60,000 रुपये, क्योंकि आपको पता है परचेजेस का नेचर क्या है? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है और नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, सारे खर्चे क्या कर दो? डेबिट कर दो। मैंने परचेजेस को डेबिट कर दिया, 60,000 रुपये लिखे। अब मुझे ये बताइए नुकसान कितने का हुआ है? 5,000 रुपये का नुकसान हुआ है। कितने का नुकसान हुआ है? 5,000 का। पहले मुझे ये बताइए, जब नुकसान होगा आग लगने की वजह से या किसी भी वजह से, आपका जो ख़रीदा हुआ सामान है वो बढ़ेगा या कम हो जाएगा? आपका जो ख़रीदा हुआ सामान है वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? वो कम हो जाएगा। यानी कि 60,000 का सामान आपने ख़रीदा था, 5,000 के सामान में आग लग गई। आग लगने से आपका ख़रीदा हुआ सामान माइनस हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा।
तो आप यहाँ लिखेंगे लॉस बाय फायर, लॉस्ट मत लिखना, लॉस बाय फायर लिखना। तो लॉस बाय फायर कितना है, 5,000 रुपये ये आ गया। तो आउटर कॉलम में 55,000 रुपीज़ आपके आ गए। अब बेटा आप बनाएंगे P&L अकाउंट। क्या बनाएंगे आप, P&L अकाउंट बनाएंगे। मुझे ये बताइए मैंने क्या करा, मेरा जो नुकसान हुआ था 5,000 रुपये का, मेरा जो नुकसान हुआ था 5,000 रुपये का, मैंने परचेजेस में से माइनस कर दिया, क्योंकि मेरा ख़रीदा हुआ सामान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरा ख़रीदा हुआ सामान कम हो जाएगा। लेकिन दूसरा पॉइंट मेरा सुने, ये जो सामान था 5,000 में आग लगी थी, मेरा नुकसान है, क्या इसका इंश्योरेंस हुआ? आंसर इज़ नो। पता कैसे चला, लिखा हुआ है एंड गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड, गुड्स का इंश्योरेंस नहीं हुआ था। तो यानी कि इस सामान में क्या है, आग लगी 5,000 रुपये की और गुड्स का इंश्योरेंस नहीं हुआ था, तो ये आपका कंप्लीट लॉस है। और नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे खर्चे सारे नुकसान डेबिट। तो ये 5,000 रुपये आपका कंप्लीट लॉस है। आप यहाँ लिखेंगे टू लॉस बाय फायर। ठीक है, कितना अमाउंट, 5,000 रुपये। अब सुनिए, हर एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो ये बताइए 5,000 के गुड्स में आग लगी, ये मेरा नुकसान है। नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो मैंने डेबिट में दिखाया। तो लॉस बाय फायर यहाँ पर आकर कौन सा इफेक्ट दिया, डेबिट इफेक्ट दिया। और यहाँ माइनस होकर कौन सा इफेक्ट दिया, क्रेडिट। कैसे, आपको पता है डेबिट को बढ़ाना हो डेबिट, कम करना हो क्रेडिट, क्रेडिट को बढ़ाना हो क्रेडिट, कम करना हो डेबिट। क्लियर है बात ये। अब सुने, परचेजेस 60,000 रुपये मैंने डेबिट में लिखे, यानी कि ये आपके परचेजेस डेबिट नेचर के ये आ गए। ठीक है, आपने लॉस बाय फायर ने परचेजेस को कम करा, यानी कि परचेजेस कम हुआ, डेबिट कम होता है तो क्रेडिट। तो ये जो क्रेडिट इफेक्ट आया है किसकी वजह से, लॉस बाय फायर की वजह से। तो हर एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होता है, ये इन्फॉर्मेशन आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगी, तो इसका मैंने डबल इफेक्ट दिखा दिया। आई थिंक सिचुएशन 1 आपके बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। अब मैं लेता हूँ सिचुएशन 2। क्या लेता हूँ मैं, सिचुएशन 2 लेता हूँ। और सिचुएशन 2 है गुड्स लॉस बाय फायर, आग लगी सामान में कितने की, ₹6,000। एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ ₹3,500। इंश्योरेंस कंपनी ने 3,500 रुपये का क्लेम एडमिट करा। देखिए यहाँ पर आप ले लीजिए, आपको क्या गिवन है, ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है। ये रहा बेटा आपका ट्रायल बैलेंस, लीजिए मैंने यहाँ ट्रायल बैलेंस बना दिया आपके लिए। यहाँ मैंने लिया परचेजेस, मैं परचेजेस का अमाउंट इस सिचुएशन में 80,000 ले लेता हूँ, थोड़ा सा अलग। 80,000 की मैंने ख़रीदारी करी थी, उसमें से 6,000 के गुड्स में आग लगी और मैंने इनका इंश्योरेंस कराया था। इंश्योरेंस कंपनी ने 3,500 रुपये का क्लेम एडमिट करा। देखिए एक बात याद रखिएगा, जितने अमाउंट का हम इंश्योरेंस कराते हैं वो गुड्स जितना अमाउंट का हम इंश्योरेंस कराते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से कभी भी उस अमाउंट से ज़्यादा तो क्लेम मिल ही नहीं सकता। अगर 6,000 का मैंने इंश्योरेंस कराया है तो या तो 6,000 रुपये मिलेंगे या 6,000 से कम मिलेंगे, 6,000 से ज़्यादा कभी भी मिल नहीं सकते। अगर ज़्यादा मिलने लगे ना तो लोग क्या करेंगे, कौन करे बिजनेस, सामान लगाओ आग लगा दो, इंश्योरेंस कंपनी से ज़्यादा क्लेम मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता, बराबर भी बहुत कम मिलता है। आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकता है बराबर, लेकिन बराबर भी बहुत कम मिलता है, क्योंकि जो गुड्स आप इंश्योर्ड कराते हो उनकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्या होता है, ये आपको मिलता है। तो बेटा मैंने यहाँ पर गुड्स में आग लगी है 6,000 रुपये की, 3,500 रुपये का क्लेम एडमिट करा, कम क्लेम एडमिट करा है, कोई बात नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो देखिए ट्रीटमेंट क्या है इसका, ये मैंने यहाँ पर लिया इसका ट्रीटमेंट, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ये लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट, पहले क्या बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। तो यहाँ पर मैं ये छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बना दूँ।
ट्रेडिंग अकाउंट मैंने यहाँ पर बनाया, ये आ गया ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है बात ये। आप यहाँ पर लिखिए 2, सबसे पहले लिखिए परचेजिस। परचेजिस का अमाउंट कितना है आपका? परचेजिस का अमाउंट है आपका 60,000 रुपये का, ये 60,000 रुपये आ गए। क्लियर है बात। अब मुझे ये बताइए, सारी एडजस्टमेंट में, सारी सिचुएशन में कुछ बातें तो बहुत कॉमन हैं। ये बताइए कितने के गुड्स में आग लगी है? 6,000 के गुड्स में आग लगी है। क्लेम भले ही 3,500 का एडमिट करा, पहले आप एक तरफ सोचेंगे कि 6,000 के गुड्स में आग लगी है, तो 60,000 की गुड्स आपने ख़रीदी थी, 6,000 के गुड्स में आग लगी, यानी कि इतने अमाउंट से आपका परचेजिस कम हो जाएगा। इसे मैं नाम दूंगा लॉस बाय फायर। तो ये मैंने लॉस बाय फायर के नाम से 6,000 रुपये माइनस करें। इन आउटर कॉलम व्हाट विल यू राइट? 54,000 रुपीज़। क्लियर है बात ये। 54,000 रुपये आपका आ गया। देखिए यहाँ पर भी 5,000 के गुड्स में आग लगी थी, मैंने परचेजिस को कम कर दिया 5,000 से। यहाँ पर 6,000 के गुड्स में आग लगी, मैंने 6,000 रुपये को कम कर दिया। अब आ जाइए P&L अकाउंट में, ये मैं बनाऊँगा P&L अकाउंट। क्लियर है। देखिएगा P&L अकाउंट में क्या आएगा। मुझे ये बताइए 6,000 के गुड्स में आग लगी थी, यानी कि ये आपका नुकसान था, लेकिन साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि 3,500 रुपये का हम क्लेम एडमिट करते हैं, यानी कि 3,500 रुपये हम दे देंगे। 6,000 के सामान में आग लगी, ठीक है, 6,000 रुपये के सामान में आग लगी, हमने इंश्योरेंस कंपनी से इसका इंश्योरेंस कराया था 3,500 रुपये का, तो 3,500 रुपये का इंश्योरेंस कराया, 6,000 रुपये का नुकसान है, 3,500 रुपये मिल जाएंगे। तो ये बताइए हमारा नेट नुकसान कितने का होगा? 2,500 रुपये का, क्योंकि 3,500 रुपये तो हमें मिल रहे हैं, 3,500 रुपये हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल रहे हैं, तो हमारा कितने का नुकसान है? 2,500 रुपये का। और नुकसान सारे के सारे कहाँ दिखाए जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। तो चलिए आइए हम 2,500 रुपये का नुकसान दिखाते हैं। मैं यहाँ लिखूँगा लॉस बाय फायर। दिखाने का तरीका यही होगा जो मैं सिखा रहा हूँ। 2,500 ही आएगा, लेकिन कैसा आएगा? 6,000 का नुकसान था, इसमें से माइनस कर दिए क्लेम बाय इंश्योरेंस कंपनी, या इंश्योरेंस क्लेम भी आप लिख सकते हैं, क्लेम बाय इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट कर लिया। कितना क्लेम है? 3,500 रुपीज़ का 2,500 रुपये बाहर आ गए। तो ये जो मैंने डेबिट में 2,500 रुपये लिखे हैं, ये मेरा नुकसान है। देखिए अभी एक ट्रीटमेंट और जाएगा बैलेंस शीट में, वो क्या है सुने। बैलेंस शीट आप बनाएंगे, ये रही आपकी बैलेंस शीट, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे क्या? ये बताइए 3,500 रुपये इंश्योरेंस कंपनी ने अभी एडमिट करे हैं, हाँ हम दे देंगे, लेकिन अभी तक दिए नहीं हैं, अभी तक दिए नहीं हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा है कि 3,500 रुपये हम दे देंगे,